नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बातचीत करने वाले हैं और यह खबर आर्थिक व्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है ना। यहाँ पर आप पैनल पर देख रहे होंगे RBI ई-रुपये लाने की तैयारी में। ठीक है, भारत का रिजर्व बैंक ई-रुपये लाने वाला है। ई-रुपये क्या है, इसका मकसद क्या है, यह किस तरीके से काम करेगा और इससे संबंधित जो अन्य डायमेंशंस हैं, अन्य आयाम हैं, इस पर भी आज की चर्चा में हम लोग एक एक कर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन चर्चा में यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा कि GS के पेपर 3 में जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ता है मेंस के सिलेबस के हिसाब से। तो यह जो चर्चा है, यह चर्चा आपके लिए मेंस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित कथन के आधार पर सवाल बनने की संभावना हो सकती है। क्लियर? तो आइए इस चर्चा को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत भाई इस दिशा में क्या कुछ करने वाला है, भारत का रिजर्व बैंक इस दिशा में क्या कुछ करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये समझना है कि RBI एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना में है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी योजना को व्यापक तौर पर प्रसारित करने से पहले, व्यापक तौर पर उसको संचालित करने से पहले एक किसी खास सेगमेंट में, किसी खास क्षेत्र में उसको हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक तौर पर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसको प्रयोग करके एक बार देख लेते हैं कि भाई यह योजना काम करने लायक है या नहीं है ना। और उससे जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर उस योजना में जो भी संशोधन होना चाहिए, संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के भी यदि योजना पूरी तरीके से फिट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसे फिर व्यापक तौर पर उसको संचालित कर दिया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी RBI ने कहा है कि हम एक काम करेंगे और ई-रुपये की बात हम कर रहे हैं, ई-रुपये का हम इस्तेमाल करेंगे जिसे हम CBDC है ना, CBDC के तौर पर जानेंगे और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। CBDC जो है एक वर्चुअल मुद्रा के तौर पर यह काम करेगा। CBDC का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पर इसे जाना जाता है और इसी के तौर पर यह काम करेगा। यह जो है फिएट मुद्रा की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां पर आपको दो चीजें समझनी है कि भाई डिजिटल करेंसी क्या हुआ, फिएट मुद्रा क्या हुआ। क्लियर? फिएट मुद्रा का मतलब दोस्तों यह हुआ कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा, मान्यता प्राप्त मुद्रा है ना। लीगल टेंडर का नाम आपने सुना है? लीगल टेंडर, वैध मुद्रा। जब 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया था, लीगल टेंडर, कि 500 के नोट और 1000 के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 12 बजे रात से। ध्यान है? तो वही है लीगल टेंडर, यानी कि भारत सरकार जिस मुद्रा को मान्यता देती है कि भाई यह मुद्रा हमारे द्वारा अधिकृत है, इसका इस्तेमाल हम कोई भी काम करने के लिए कर सकते हैं, विनिमय करने के लिए कर सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए कर सकते हैं, जमा करने के लिए कर सकते हैं, तो वह लीगल टेंडर माना जाएगा। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जा रहा है कि यह जो डिजिटल करेंसी है यह फिएट मुद्रा की तरह काम करेगी। अब फिर बात आती है कि भाई डिजिटल करेंसी का मतलब क्या हुआ, डिजिटल करेंसी का मतलब क्या हुआ, है ना। डिजिटल करेंसी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ठीक है, यह भी मुद्रा के तौर पर ही काम करेगी। 500 रुपये का पेपर नोट आपको रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि यह जो है आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में यह डिजिटली तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप उपयोग जो कहाँ जहाँ भी करना चाहें
वहाँ कर सकते हैं। तो डिजिटली ये मुद्रा आपके पास में रहेगी, पेपर नोट की तरह नहीं रहेगी। 500 रुपये का नोट या फिर 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट जो आप बाज़ार में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, कैश यानी नकद जो राशि रहती है, नकद राशि के तौर पर अब ये नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटली ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने लायक हैं कि अभी जो आपके पास में आपके मोबाइल ऐप में, मोबाइल में जो आप पैसे रखते हैं, है ना, आपको ये एक बात समझ में आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी भी तो हम मोबाइल से कई सारे काम करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी आप एटीएम में जाकर करके और वह जो पैसा है जो आपके अकाउंट में मोबाइल फ़ोन में दिख रहा है उसको आप नकद निकाल भी सकते हैं, कैश के तौर पर उसको निकाल भी सकते हैं, है कि नहीं। तो डिजिटल करेंसी में यह जो है व्यवस्था नहीं रहेगी, आप केवल कैश नहीं रहेगा, केवल डिजिटल ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने लायक हैं कि इसमें कैश का जो एक तामझाम रहता है वो नहीं रहेगा, केवल यह डिजिटली के तौर पर, डिजिटली जो यह मुद्रा है इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खुदरा और थोक श्रेणी में डिजिटल करेंसी के उपयोग को प्रोत्साहन। रिटेल क्षेत्र में और होलसेल क्षेत्र में दोनों ही स्तरों पर डिजिटल करेंसी का जो उपयोग है इसको हम प्रोत्साहित करें, इसको प्रमोट करें। अब यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इस तरीके से डिजिटल करेंसी को लेकर करके कोई पहल की जा रही है। कई सारे देश हैं, लगभग 100 से भी अधिक देश हैं जहां पर डिजिटल करेंसी के उपयोग को लेकर करके रिसर्च चल रहे हैं, वहां पर जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं और उसके इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है ना। लेकिन जो दो देश हैं उनका नाम है, एक है बहामास और दूसरा है जमैका। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो एक बहामास है वहाँ पर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जमैका में भी इस तरीके की करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि वहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो डिजिटल करेंसी के तौर पर ही अपनाई हुई है अभी वर्तमान में, है ना, जमैका में और बहामास में, है ना। इन दोनों देशों में, इन दोनों जगहों पर यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था संचालित की जा रही है। भारत में जो CBDC है यह किस तौर पर काम करेगा? तो ई-रूपी, है ना, इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, ई-रूपी। अभी क्या है? रुपया है केवल, अभी क्या है? रुपया। 500 के पहले आप क्या लिखते हैं? रुपया लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं कि भाई ये 500 का नोट है ना। अब इसके पहले, इस रुपये के चिन्ह के पहले ई लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रुपया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रुपये के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और समझने लायक बात है कि भाई RBI ऐसा नहीं है कि अचानक से ही ई-रुपये संचालित कर देगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ संशोधन किया जाएगा, है ना। जो RBI का एक एक्ट है, RBI एक्ट 1934, है ना, RBI अधिनियम जो 1934 है, इस अधिनियम में कुछ संशोधन करना होगा, है ना। और संशोधन के जरिए, इस संशोधन के जरिए ई-रुपये को जो है मान्यता दी जाएगी, ठीक है, ई-रुपये को मान्यता दी जाएगी इस संशोधन के जरिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे हम समझते हैं कि भाई जो CBDC है यह टोकन आधारित या खाता आधारित हो सकता है, ठीक है। टोकन आधारित कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास टोकन रहेगा वह उस मुद्रा का मालिक होगा, ठीक है। आप टोकन दिखाइए, टोकन दिखा करके आप जो भी सामान, जो भी वस्तु खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोकन के माध्यम से आप वस्तु की खरीद कर सकते हैं और जो भी उस मुद्रा का इस्तेमाल है आप कर सकते हैं। और साथ ही दूसरा एक है कि अकाउंट के बेस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आपके खाते में जो ये जो डिजिटल करेंसी है यह करेंसी रहेगी और जो भी लेन देन की प्रक्रिया है इस खाते के माध्यम से संचालित की जा सकती है, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस खाता में एक मध्यस्थ की आवश्यकता होगी, है ना, एक इंटरमीडियरी होगा जो कि आपके खाते से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी पुष्टि करेगा, क्लियर।
तो एक टोकन आधारित व्यवस्था रहेगी और एक खाता आधारित व्यवस्था रहेगी। टोकन वाले में केवल ये रहेगा कि जो भी व्यक्ति उस मुद्रा का मालिक है उसके पास वह टोकन रहेगा, ताकि ये पता चल सके कि हाँ यह इस मुद्रा का जो मालिक है यही व्यक्ति है। बात समझ आ रही है ना? तो ये चीजें हैं। फिर सीबीडीसी को जारी करने के लिए दो मॉडल जो है यहाँ पर काम करेंगे। कौन से दो मॉडल है इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सीबीडीसी के कंटेक्स्ट में जो पहला है डायरेक्ट टियर यानी प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष, और दूसरा है अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष है उसके अंतर्गत जो आरबीआई है, आरबीआई ही जो मुद्रा है उसका जारी करता होगा, वही जो है इससे संबंधित जो भी देयता होगी इसी के माध्यम से संचालित होगी। लाइबिलिटी वगैरह सब आरबीआई के माध्यम से ही संचालित होगी। जो प्रथम जो चरण है या फिर जो सिंगल टियर है इसके अंतर्गत ये बात की जा रही है, डायरेक्ट जो टियर है इसके अंतर्गत ये बात की जा रही है। और जो दूसरा है अप्रत्यक्ष की जो यहाँ पर बात हो रही है, इनडायरेक्ट टियर, उसमें कहा जा रहा है कि एक मध्यस्थ होगा, है ना, मध्यस्थ के माध्यम से ही इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो संचालित होगी। इसमें मध्यस्थ क्या करेगा कि जो आरबीआई है वह जो उपभोक्ता है, मान लो कि आरबीआई है और मैं हूं, ठीक है, मैं उपभोक्ता हूं और मुझे चाहिए करेंसी, डिजिटल करेंसी चाहिए, तो मुझे आरबीआई डायरेक्ट न दे करके एक इंटरमीडियरी के माध्यम से मुझे डिजिटल करेंसी की सेवा देगा। ठीक है, और वह जो इंटरमीडियरी है वही जो भी डिजिटल करेंसी से संबंधित जो भी कोई भी स्थिति रहेगी उसको उपयोग करने से संबंधित, उसके संदर्भ में जो भी नफ़ा नुकसान से संबंधित जो भी बातें रहेंगी वह इंटरमीडियरी ही उसको सॉर्ट आउट करेगा, न कि आरबीआई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो मध्यस्थ है, मध्यस्थ इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो अप्रत्यक्ष टियर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, तो ये दो मॉडल सीबीडीसी के माध्यम से अपनाए जाएंगे, एक डायरेक्ट टियर और एक इनडायरेक्ट टियर। डायरेक्ट टियर में आरबीआई खुद जो है वहाँ पर जारी करता होगा मुद्रा का और वही जो है इससे संबंधित जो देयता होगी उसको संचालित करेगा, और दूसरे में जो लाइबिलिटी है इसमें इंटरमीडियरी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर? ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि भाई जो आरबीआई है, आरबीआई ई रुपए के कॉन्टेक्स्ट में जो ये व्यवस्था लाने वाली है इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो पहला फ़ायदा तो यही होगा कि नकद की जो एक व्यवस्था रहती है, नकद रखने की जो एक व्यवस्था रहती है, इससे निजात मिल सकता है। न ही आरबीआई को इतनी बड़ी मात्रा में नोट छापने की आवश्यकता होगी और न ही आपको नोट रखने की आवश्यकता होगी, सारा काम डिजिटली माध्यम से होगा, है कि नहीं। तो एक जो बहुत बड़ी प्रक्रिया संचालित की जाती है बैंकों के स्तर पर, रिजर्व बैंक के स्तर पर, उस व्यवस्था से अब निजात मिल सकती है यदि हम इसको सही तरीके से कार्यान्वित करते हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई एकदम एट अ टाइम ई रुपए को ही या फिर डिजिटल करेंसी को ही एकदम मार्केट में ले आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से नोटबंदी टाइप से हो जाएगा कि सभी जो मार्केट में नोट हैं वो अचानक से बंद हो जाएंगे, है ना। ये अभी तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया ही जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इसके इस्तेमाल की आदत लोगों को दी जाएगी और जब सभी लोग यूज टू होने लगेंगे तब फिर उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। अचानक से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अचानक से जो नकदी मुद्रा है, जो पेपर नोट है, उसको रिप्लेस, उसको विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर हम सभी को समझने की आवश्यकता है ना। तो इसलिए इसमें ये संशय नहीं करना है कि अचानक से आरबीआई जो है इस डिजिटल करेंसी का उपयोग शुरू करवा देगी। ठीक है, सभी लोगों को इसके बारे में पहले जानकारी भी तो होनी चाहिए, समझदारी भी तो होनी चाहिए, ताकि उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, है ना। अब एक प्रश्न ये भी उठता है दोस्तों कि भाई जो डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, तो क्या जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बहुत ही धीमी है या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे, है ना, सवाल है ना। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पर नहीं है या फिर बहुत ही पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहाँ पर भी बिना किसी इंटरनेट के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
फैक्ट है, तथ्य है। ठीक है, तो ये संदर्भित करता है कि लाभ हर एक स्तर पर, है ना, कागजी मुद्रा के इस्तेमाल की जरूरत नहीं, है ना। ठीक है, और साथ ही जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता और बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी, है ना। और साथ ही जो एक भ्रष्टाचार की संभावना रहती है कि जो लोग नकद कैश जो अपने पास में रखते हैं, जमा रखते हैं, कैश रहेगा ही नहीं, है ना, सब डिजिटल ही रहेगा। तो फिर जो एक भ्रष्टाचार की संभावना रहती है, ब्लैक मनी की जो संभावना रहती है, काले धन की जो संभावना रहती है, वह भी समाप्त हो सकेगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर हमें समझने लायक हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या है, ठीक है, तो आगे इन सभी चीजों को हमें समझते हुए आगे देखना है कि किस तरीके से आरबीआई इस योजना को क्रियान्वित करती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दे देना आप सभी कि ये जो ई रूपी है, ये ई रूपी तो एक डिजिटल करेंसी है ही, और इससे पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी ई रूपी, है ना। ये योजना चलाई थी 2021 में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये जो योजना है ये 2021 में चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, और यह जो एक प्रोजेक्ट है ई रूपी, यह डिजिटल करेंसी के तौर पर काम करेगा। लेकिन यह एक योजना चलाई गई थी जिसका मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की सुविधा मुहैया करवाई जाए ग्राहकों को, कस्टमर्स को या फिर उपभोक्ताओं को, है ना। तो इस योजना में क्या होता था कि जिसे भी कोई सेवा लेनी है, कोई भी सर्विसेज उसको कंज्यूम करना है, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना होता था कि भाई वो प्रीपेड वाउचर के तौर पर यह सुविधा उसे दी जाती थी, है ना। और उस वाउचर को जाकर करके जहाँ पर भी उस वाउचर को भुनाया जा सकता है, वहाँ पर वह वाउचर भुनाया जा सकता था। इसमें जो ये वाउचर है ना, ये वाउचर इसको QR कोड में मिलता था व्यक्ति को, या फिर SMS के माध्यम से यह सुविधा दी जाती थी। ठीक है, तो इससे ये अलग है ना। ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये ई रूपी जो 2021 में लाया गया था वही है, ऐसा नहीं है ना। आप जब भी गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई वाउचर मिलता है ना, जो आप उसको स्क्रॉल करते हैं या फिर उसको स्क्रैच करते हैं, तो फिर उसमें कुछ आपको गिफ्ट आइटम मिलता है कि आपको इतने रुपए की राशि मिल रही है, या फिर आपको इतना रुपए का छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ इस तरीके से कैशबैक मिलता है ना। ध्यान है, आप कभी यूज़ करते हैं होंगे तो इस तरीके के वाउचर का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये वही ई वाउचर के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के तौर पर भारत सरकार के द्वारा यह लाया गया था। इसमें ई रूपी जो UPI, भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, उसी के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी, इस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था की गई थी, है ना। और इसे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की गई थी, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा NPCI, यदि आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्रीफ में बता भी दिया है ताकि आपको जानकारी में रहे। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इसकी व्यवस्था 2021 में की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के तौर पर। तो इससे ये क्या है, अलग है। अब आप समझ गए कि इससे ये अलग है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अभी रिजर्व बैंक ने कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था इस पूरे मामले के कॉन्टेक्स्ट में, एक स्पष्टता देने के लिए कि भाई हम जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से आगे आने वाले समय में काम करेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी और किस हिसाब से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो इस संदर्भ में यह जो न्यूज़ है, यह न्यूज़ यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब एक बार इस कंटेक्स्ट में जो हमने डिस्कशन किया है उस संदर्भ में जो सवाल है वो सवाल एक बार देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी योजना आगे बढ़ाने की बात कही है ना। यहाँ पर ने हटा देते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी योजना आगे बढ़ा रहा है, यानी कि पहले से ही यह इसकी योजना है।
इस बार का जो 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, इन्होंने भी इससे संदर्भित कुछ बातें कही थी, पहले कही थी फरवरी माह में ही। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके आगे प्रोसीड किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी से क्या अभिप्राय है, इसके क्रियान्वयन के तरीकों की चर्चा कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर पहले आपको बता देना है कि भाई इस योजना पर काम कर रहा है वित्त मंत्री महोदया ने इस बार के बजट में इस बारे में चर्चा की थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है, इसके बारे में CBDC के बारे में बताया है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है ये आपको बता देना है ना, जिसके बारे में मैंने आपको ये पीछे बताया भी कि यह जो है फिएट मुद्रा की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर संचालित किया जाएगा। ओके, इसके क्रियान्वयन के जो तरीके हैं इसके बारे में आप चाहे तो बता सकते हैं कि टोकन आधारित रहेगा और खाता आधारित रहेगा, यानी कि अकाउंट आधारित रहेगा। और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर, दो मॉडल के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्यक्ष स्तर पर जो है RBI डायरेक्ट मुद्रा जारी करने के तौर पर काम करेगा और वही लायबिलिटी से संदर्भित जो भी गतिविधियां रहेंगी उसी को संचालित करेगा। और अप्रत्यक्ष स्तर पर एक मध्यस्थ की भूमिका रहेगी, जो RBI कंज्यूमर को जो मुद्रा देगा वह उस मध्यस्थ के माध्यम से देगा, और उस मुद्रा के से संबंधित जो भी गतिविधियां रहेगी वह कंज्यूमर सीधे बताएगा, किसको, इंटरमीडियरी को बताएगा, मध्यस्थ को बताएगा, और उसके आधार पर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जानकारी के तौर पर दे सकते हैं। इसको आप चाहे तो एक ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि किस तरीके से यह जो व्यवस्था है यह व्यवस्था काम करेगी और इसके क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने अभी आपको हल्के से ब्रीफ में बताया भी है। इसके आधार पर आप इसके उपयोगिता को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।